उदाहरण 4। एक ऐसे रेखाखंड की रचना कीजिए जो कि दिए गए रेखाखंड के माप का 3/2 भाग हो। ठीक है, एक ऐसे रेखाखंड की रचना करना है जो दिए गए रेखाखंड एक ऐसे रेखाखंड की रचना करना है जो दिए गए रेखाखंड ए बी का 3/2 भाग हो, है ना। दो भाग जब ए बी का हो तो तीसरा भाग उस नए रेखाखंड का होगा। ठीक है, तो इस रेखाखंड को आगे बढ़ाते हुए सी हमें इस प्रकार लेना है, जहाँ ए सी 3 भाग हो तो ए बी का भाग हिस्सा कितना हो, 2 हिस्सा हो। ये हमें कैसे पता चलेगा? प्रश्न में दिया हुआ है कि एक ऐसे रेखाखंड की रचना करना है। मान लीजिए ए सी की हमें रचना करना है जो दिए गए रेखाखंड ए बी का 3/2 भाग हो। ये प्रश्न में दिया गया है। तो ए बी को हम ए सी के हर में ले आते हैं तो ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 3/2 मिलेगा, जहाँ ए सी का हिस्सा दिख रहा है 3 के बराबर में दिख रहा है 3 और ए बी के बराबर में 2। अतः ए सी 3 हिस्सा है तो उस रेखाखंड का 2 हिस्सा ए बी होगा और ए बी हमारा रेखाखंड दिया गया रेखाखंड है। अतः जो ए सी हमें मिलने वाला है वो दिए गए रेखाखंड के आगे ही हमें मिलेगा। चलो देखते हैं किस प्रकार से। तो हल में देखते हैं, फर्स्ट स्टेप है हमें रेखाखंड ए बी दिया गया है और इस एक रेखाखंड ए बी पर हमें एक बिंदु सी इस प्रकार चाहिए कि ए सी अनुपात ए बी या फिर बटे भी ले सकते हैं बराबर 3/2 हो। इस प्रकार से हमें बिंदु सी लेना है जहाँ ए सी का हिस्सा 3 हिस्सा हो और ए बी का हिस्सा 2 हिस्सा हो। ठीक, पिछले उदाहरण में बिंदु सी दोनों बिंदुओं के बीच में हमें मिला था, ए बी के बीच में स्थित था। इस उदाहरण में बिंदु सी ए बी के बाहर साइड में स्थित है ना। बिंदु सी ऐसा है कि ए सी अनुपात ए बी बराबर 3/3/2 है, इसलिए बिंदु सी रेखाखंड ए बी के बाहर स्थित होगा। जब रेखाखंड ए सी रेखाखंड ए बी से बड़ा होगा, जब रेखाखंड ए सी रेखाखंड ए बी से बड़ा होगा तभी हम कह सकते हैं कि ए बी का 3/2 गुना होगा जो नया रेखाखंड ए सी है। ए बी का 3/2 गुना होगा जो नया रेखाखंड है ए सी। ठीक है, पर दूसरा रचना के चरण। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एक रेखा लेना है। रेखा का नाम ले लेते हैं ए एक्स। ए एक्स एक रेखा लेना है। ठीक है, अब इस ए एक्स रेखा में एक बिंदु ले लेते हैं बी। तो ए बी एक रेखाखंड है। ठीक है, अब ए से न्यून कोण बनाते हुए एक ए वाई एक न्यून कोण बना लिए। अब इस न्यून कोण ए वाई पर 3 समान चाप काटना है, 1 2 और 3, जिसका नेमिंग कर देंगे A1 A2 और A3। अब A2 से B को मिलाते हुए एक रेखा खींचनी है हमें। क्यों मिलाया A2 से A3 से, क्यों नहीं मिलाया? क्योंकि एक भाग हम छोड़ेंगे तभी तो हमें रेखाखंड ए बी के बाहर में चाहिए ना, पहले अंदर में चाहिए था, इस वजह से इसको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन इस बार रेखाखंड के बाहर चाहिए, ए बी रेखाखंड के बाहर चाहिए बिंदु सी, तो इसके लिए मिलाने के लिए कुछ तो चाहिए, एक चाप तो बचाना ही पड़ेगा हमें। और ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमें पता है कि ए बी 2 हिस्सा है, इसलिए A2 से B को मिलाया, और ए सी रेखाखंड का तीसरा हिस्सा है, इसलिए A3 को C से मिलाने के लिए छोड़ दिया गया है। ठीक है, अब A2B के समांतर बिंदु A3 से रेखा खींचना है ना, जो AX पर बिंदु C पर काटे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, A2 से एक आर्क किसी भी माप का काटना है जो AY को बिंदु N पर और A2B को बिंदु M पर काटे। उसी आर्क को उठा करके AY पर हमें बिंदु A3 से काटना है। ठीक है, अब MN को नाप करके
फिर से जो आर्क हमने A3 पे काटा था उस पे फिर से आर्क काटना है। अब इसका नाम फिर से MN हो गया। फिर से A2 और A3 और M को मिलाते हुए एक रेखा खींचनी है, जो A2 और M को मिलाते हुए रेखा खींचनी है जो रेखा A2X पर बिंदु C पर मिलता है, बिंदु C पर प्रतिच्छेद करता है, या फिर बोल सकते हैं अभीष्ट बिंदु C। ये जो बिंदु C मिला है वो AX पर इस प्रकार है कि AC तीन हिस्सा में बट रहा है, मतलब कि एक हिस्सा यहाँ तक, फिर दूसरा हिस्सा यहाँ तक, फिर तीसरा हिस्सा, है ना। 1, 2 और 3 हिस्सा जब A3 का है और 2 हिस्सा 1 और 2 हिस्सा किसका है, AB का। इस प्रकार से हमें अभीष्ट बिंदु C इस प्रकार से मिलता है और रेखाखंड AC की रचना होती है जहाँ AC अपॉन AB बराबर है 3/2 के। ठीक है। अब प्रमाण 3, क्या हम ज्यामितीय रचना के आधार पर कह सकते हैं कि AC अपॉन AB 3/2 के बराबर है। चलिए देखते हैं प्रमाण से। प्रमाण में वही है, फिर से हमें दो त्रिभुज दिख रहे हैं, कौन कौन से, छोटे और बड़े, AC और A3, या फिर A3C त्रिभुज और A2B दूसरा त्रिभुज। दोनों त्रिभुज में रचना से हमें पता है कि A2B और A3C दोनों आपस में समांतर है। अतः जब समांतर है तो थेल्स थ्योरम से जब एक त्रिभुज के अंदर एक रेखा खींची जाती है जो एक भुजा की समांतर होती है, तो थेल्स थ्योरम से हमें पता है कि अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में भाजित हो जाती है। अतः A3 अपॉन A2 बराबर हो जाएगा AC अपॉन AB के। AC अपॉन AB बराबर हो जाएगा AA3 अपॉन AA2 के। ये हो गया समीकरण 2। और एक और चीज हमें पता है कि अभी हमने प्रूव किया है कि AA3 अपॉन AA2 बराबर है 3/2 गुने के। AA3 अपॉन AA2 बराबर 3/2 गुने के बराबर है। AA3 कितना हिस्सा में बटा है, 3 हिस्से में, तो AA2 2 हिस्से में बटा है। समीकरण 1 और 2 से जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। अतः AC अपॉन AB बराबर 3/2 होगा। ठीक, रचना से हमें पता है कि AA3 अपॉन AA2 बराबर है 3/2 के। अभी हमने रचना में सिद्ध किया है। अतः समीकरण 1 और 2 से AC अपॉन AB इज इक्वल टू 3/2 होगा। इस रचना में हमें रेखाखंड AC मिला जो दी गई रेखाखंड AB के से एक निश्चित अनुपात में बड़ा है ना। एक निश्चित 3 हिस्सा हो रहा है तो उसका तीसरा हिस्सा AC का होगा और दूसरा हिस्सा AB का होगा, है ना। तो AC इज इक्वल टू 3/2 इंटू AB, या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि बिंदु C रेखाखंड AB को 3/2 के अनुपात में विभाजित करता है। समरूप त्रिभुज की रचना। अब रेखाखंड हो गया, अब त्रिभुज की रचना हम कैसे करेंगे। हम जानते हैं कि समरूप बहुभुज में कोई भी आकृति आ जाएगी, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, है ना। सभी हमें पता है कि समरूप जब बहुभुज या फिर पॉलीगन में, सिमिलर पॉलीगन में हमें पता है कि संगत कोण दोनों आयत है, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं और संगत भुजाएं बराबर नहीं होती, संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है। जब ये 2 होगा तो ये 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। अब हमें समरूपता की यही 2 कसौटियाँ त्रिभुज पर भी लागू होती है। यही 2 कसौटियाँ त्रिभुज पर भी तो लागू होती है। रचना 4, दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना करनी है। उसी की जैसे सेम टू सेम एक त्रिभुज की रचना हमें
करनी है। हमें पता है कि समरूप त्रिभुज में संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। यहाँ अनुपात 3/1 त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं का 3/4 हो। उदाहरण है या फिर रचना बोल सकते हैं, 3/5 हो, सॉरी। एक त्रिभुज ABC की समरूप एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं का 3/5 भाग हो। अगर 3 हिस्सा इस भुजा का है तो 5 हिस्सा इस भुजा का होगा, इस वाले त्रिभुज की भुजा का होगा, संगत भुजा है ना। और ये संगत भुजा है इस त्रिभुज के लिए, 2 त्रिभुज है तो ठीक। इस प्रकार से हमें त्रिभुज ABC दिया गया है, एक त्रिभुज ABC दिया गया है। अब इस त्रिभुज में ही हमें एक और त्रिभुज की रचना करनी है जो इस त्रिभुज ABC के समरूप हो, मतलब संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो। हमें पता है कि समरूप त्रिभुज में संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। यहाँ अनुपात 3/5 दिया गया है, मतलब नया जो त्रिभुज बनने वाला है वो ABC का 3/5 गुना होगा। हाँ, पहले की गई रचनाओं का उपयोग करते हुए समरूप त्रिभुज बनाते हैं। रचना के चरण। एक त्रिभुज ABC दिया गया है, एक त्रिभुज की रचना करनी है। मान लीजिए कि QBP एक त्रिभुज है, तो QBP मान लीजिए इसकी रचना करनी है जो त्रिभुज ABC का 3/5 गुना होगा, ठीक। अगर ABC को इसके अपान में ले आया जाए तो QBP अपॉन ABC इज इक्वल टू 3/5। ABC की भुजाएं 5 भागों में है तो नया जो त्रिभुज बनेगा उसकी भुजाएं 3 भाग में बटेंगी, ठीक। इस प्रकार से समझ में आता है। समझने का तरीका है। रचना के चरण। पहला, बिंदु B से A की दूसरी ओर, देखा मैं पहले ही बताई थी कि त्रिभुज की जब बारी आएगी तो न्यून कोण त्रिभुज के जस्ट अपोजिट साइड में बनेगा। त्रिभुज के साइड में नहीं बना सकते न्यून कोण। अगर न्यून कोण इसी साइड में बनाएंगे तो भाग को काटने पे हमें परेशानी होगी। अगर त्रिभुज उल्टा दिया हुआ है तो इसके अपोजिट साइड ऊपर की तरफ बनेगा न्यून कोण, है ना। तो एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है जहाँ पे बिंदु B से एक न्यून कोण हमें बनाना है जो ऑपोजिट साइड हो। रचना के कारण बिंदु B से A के दूसरी ओर, बिंदु B से शीर्ष A के दूसरी ओर हमें न्यून कोण बनाना है। एक त्रिभुज हमारा इस प्रकार से ले लेते हैं हम, ABC त्रिभुज इस प्रकार है कि A से दूसरी ओर B से हमें न्यून कोण बनाना है। BX मान लेते हैं इसको, ठीक है। एक किरण BX से खींचना है। अब BX को 5 समान भागों में बांटना है क्योंकि हिस्सा कितना हो रहा है, ABC त्रिभुज का 5 हिस्सा हो रहा है, 3/5 है। तो अब BX पर 5 बराबर चाप काटे और उन्हें क्रमशः B1, B2, B3, B4 और B5 नाम दे लेना है, ठीक है। इससे हमें समान चाप के B1, B2, B2, B3 बराबर B3, B4 बराबर B4, B5 प्राप्त होते हैं। अब
अब B5 से BC को मिलाइए। B5 से ABC में ABC में BX हमने काटा और 1 2 3 4 5 भागों में बांटा। B1 B2 B3 B4 और B5 नाम दिया। अब C को B5 से मिला दिया। क्यों मिलाया B5 को C से? क्योंकि हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है ABC के अंदर में ही, है ना। जहाँ ABC की भुजाएं 5 भाग में बट रही है, जहाँ BC 5 भाग में बट रहा है, तो C से लेकर B5 को ही मिलाएंगे, है ना। तो तीसरा जो दूसरा त्रिभुज बनेगा वो 3 हिस्सा का होगा। B3 से मिलेगा हमें BC भुजा पर एक बिंदु मिलेगा, ठीक है। अब मिलाएं और B3 से B5C के समांतर हमें रेखा खींचनी है, जो भुजा BC को, जो भुजा BC पर बिंदु P पर मिलती है, जो भुजा BC पर बिंदु P पर मिलती है। अब इसके लिए क्या प्रोसेस हमने पढ़ा है कि समांतर रेखा खींचनी है तो क्या करना पड़ेगा? B5 से एक आर्क काटना है जो B5C को और BX को काटेगा। अब इसी आर्क के नाप का फिर से हमें B3 से एक आर्क काटना है, ठीक है। अब इस आर्क को नाप करके BX पर जो बिंदु है उस पे रख करके एक और आर्क काटना है उसी आर्क पर, है ना। अब इस आर्क को मिलाते हुए भुजा BC पर रेखा खींचनी है। जो भुजा BC पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करे। अब P से AC के समांतर एक रेखा खींचनी है। AC के समांतर भुजा AB पर एक रेखा खींचनी है। फिर से वही प्रोसेस है। C को केंद्र मान करके एक आर्क काटना है। उसी नाप का आर्क हमें P पर रखकर काटना है। अब इस आर्क को नाप करके फिर से P पर के लिए जो आर्क काटे थे उस पर काटा। अब ये आर्क जहाँ पर मिल रहा है उससे ज्वाइन करते हुए भुजा AB पर हमें रेखा खींचनी है, जो भुजा AB पर बिंदु Q पर मिलेगी, ठीक। PQ, उसके बाद PQ B भी बोल सकते हैं या फिर PQR भी बोल सकते हैं। PQR हमारा अभिष्ट त्रिभुज होगा, है ना। AC के समांतर एक रेखा खींचे जो AB को बिंदु Q पर काटती है या फिर प्रतिच्छेद करती है। तो अतः QPB या फिर QPR हमारा अभिष्ट त्रिभुज होगा, जहाँ QPB 3 हिस्सा में है और ABC 5 हिस्से में है, ठीक है। ये देखिए, अगर B1 से रेखा खींचे, B2 से रेखा खींचे, तो एक हिस्सा, 2 हिस्सा और तीसरा हिस्सा B से लेकर P तक का होगा। और B4 से अगर रेखा खींचे तो B से लेकर C तक में B5 और C मिला हुआ है, तो B5 और C को मिलाएं तो हमने 5 हिस्सा कर दिया भुजा BC का, जो कि ABC का भुजा है। और QBP का 3 हिस्सा हमने BP भुजा पे किया। इस वजह से हमें पता चल गया कि नया जो त्रिभुज है QBP वो पुराने त्रिभुज का 3/5 भाग होगा, ठीक। ऐसा हमने सीधे किया। अब प्रमाण देखते हैं। कैसे जांचें कि त्रिभुज QBP और त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज है। एक तरीका तो यह होगा कि हम दोनों त्रिभुज की भुजाओं को माप लें
और देखें कि संगत भुजाएं समानुपातिक हैं या नहीं। दूसरा, समरूपता की अभिगृहित कोण 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 समरूपता से सिद्ध करके देखें। दोनों त्रिभुज को ध्यान से देखें और क्यू बी पी और क्यू ए बी सी में कोण 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 समरूपता से कोण बी और कोण बी दोनों में समान है, बराबर है, उभयनिष्ठ बोल सकते हैं, है ना। क्यू बी पी और ए बी सी दोनों ही उभयनिष्ठ कोण है। क्यू बी कोण सी ए बी क्यू पी बी और पी क्यू बी और ए सी ए बी ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ए सी भुजा और क्यू पी भुजा दोनों ही समांतर है। समांतर कोण की संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ए पी सी समांतर है सी ए के। सी ए और पी क्यू समांतर है ए सी के। इस वजह से कोण ए और कोण क्यू आपस में बराबर होंगे। उसी प्रकार से कोण सी और कोण पी भी आपस में बराबर होंगे। बी पी क्यू और बी सी ए कोण सी ए बी भी बोल सकते हैं या बी सी ए भी बोल सकते हैं, आपस में बराबर होंगे क्योंकि ए सी और ए क्यू बराबर है, समांतर है। इस वजह से दोनों संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। अतः कोण 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 समरूपता से त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज क्यू बी पी आपस में समरूप होंगे। अब जब समरूप है तो सभी संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। अतः ए क्यू बी अपॉन ए बी बराबर होगा पी बी अपॉन सी बी बराबर होगा क्यू पी बराबर ए अपॉन ए सी के। ठीक, अब क्यू बी अपॉन ए बी पी अपॉन बी सी और क्यू पी अपॉन ए सी आपस में बराबर होंगे। अब रचना से बी पी अपॉन बी सी इज इक्वल टू 3/5 रचना से, जहाँ बी सी 5 बराबर भागों में है और पी बी 3 बराबर भागों में है, तो बी पी के बराबर में 3 और बी सी के बराबर में 5 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो बी पी अपॉन बी सी इज इक्वल टू 3/5 त्रिया गुणा करने पे बी पी इज इक्वल टू 3/5 इंटू बी सी मिलेगा। बी पी को क्यू पी भी लिख सकते हैं। बी पी और क्यू पी आपस में जब बराबर है तो बी पी की जगह में क्यू पी भी लिखा जा सकता है और बी सी की जगह में ए सी लिखा जा सकता है ना। 3/5 ए सी और बी पी की जगह में बी क्यू भी लिखा जा सकता है। अतः बी क्यू या फिर क्यू बी और अपॉन इज इक्वल टू बी सी के जगह में ए बी भी लिखा जा सकता है, तो 3/5 ए बी होगा। अतः जो पुराना नया त्रिभुज का जो भुजा है बी पी क्यू पी और क्यू बी पुराने त्रिभुज ए बी सी के भुजाओं का 3/5 गुना होगा। ठीक, इस प्रकार से प्रमाण हमें मिल गया। अब उदाहरण 5 दिया गया है। फिर उसी प्रकार से है, एक समरूप त्रिभुज की रचना करना है दिए गए त्रिभुज के
निर्देशानुसार। ठीक, फिर इसके बाद एक और टॉपिक है समरूप चतुर्भुज की रचना किस प्रकार की जाती है। इसके लिए सिर्फ एक उदाहरण दिया हुआ है, बाकी प्रश्नावली में एक भी क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। फिर लंब खींचना सीखेंगे, किस प्रकार से लंब हमने पहले भी कक्षा में पढ़ा है, पहले की 8वीं 9वीं की कक्षाओं में किस प्रकार से लंब खींचा जाता है। ठीक है, उदाहरण 6 और 7 दिया हुआ है इसके लिए। फिर प्रश्नावली 2 उदाहरण 5 से हम नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे। उदाहरण 5 में भी एक समरूप त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC के की संगत भुजाओं के 5/3 भाग हो। उसी प्रकार से प्रश्न है जिस प्रकार से अभी अभी हमने उदाहरण में पढ़ा है, मतलब रचना 4 में।